हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर किया है। ठीक है, तो पहला है विश्व बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है। ये बोल रहा है कि जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो डेवलपमेंट अगर किसी कंट्री का उसको ठीक है क्लासीफाई करना है कि कौन सी कंट्री जो है वो मोर डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कंपेयरिंग करना है। तो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो किसको यूज़ करता है, पर कैपिटा इनकम को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, लिटरेसी रेट को, या नेट अटेंडेंस रेशियो को। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले भी सुन लें, उन्हें भी वीडियो का बेनिफिट मिल जाए, बाकी हिंदी में वाले पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए कोशिश करूँगा कि हेल्प हो जाए। तो कॉपी पेन लेकर रखना, अपने आंसर बताना कि आपका क्या आंसर है, फिर बाद में टोटल करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पहला, पर कैपिटा इनकम। जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो केवल पर कैपिटा इनकम को ही देखता है। तो जिनका ठीक है उनको 1 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है। व्हाट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, इनमें से कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव है। तो पहला है आपके सामने कि जो पोल्यूशन है उसमें रिड्यूसमेंट लाना, दूसरा पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना, तीसरा क्या, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके तीनों के तीनों ही जो है इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं। प्रदूषण में कमी करना भी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि टोटल जो किसी कंट्री की जो इनकम है, पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता रहा हूँ, टोटल जो किसी कंट्री की इनकम है, मतलब कुल जो आय है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, मतलब जनसंख्या, मतलब पॉपुलेशन, उसको डिवाइड कर दोगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। पहले अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जो पीपल है ना, ठीक है, और उस कंट्री की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम को ऊपर लिखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल की को नीचे लिखो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल इनकम ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल नीचे, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो आपसे पूछा यहाँ पर था सेकंड क्वेश्चन में कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है, तो इसका तो ऑल हो गया था ना। और यहाँ पर आपसे पूछा था कि पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, कि किस स्टेट के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे हाईएस्ट है। तो इसका आंसर जो है वो है गोवा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले वाले का जो आंसर है वो क्या था, फर्स्ट। दूसरे वाले का जो है आंसर है वो है डी। ठीक है, और तीसरे वाला का, ठीक है, थोड़ा सा अभी मिसमैच हो गया था ना पेज में, तो आपको क्लियर हो गया ना कि पर कैपिटा इनकम तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसकी हाईएस्ट है, किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो इसका आंसर है गोवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किस स्टेट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना वो सबसे हाईएस्ट है। मतलब HDI, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है मानव विकास सूचकांक। इनमें से किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे बढ़िया है। केरल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर जो बच्चे केरल कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका आंसर 1 है, नंबर 1 है। मतलब आपको आंसर मिल गया, जिनका ठीक है उनको 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। मतलब आपसे पूछ रहा है लिटरेसी रेट जो है ना, किस स्टेट में जो है ना वो लोएस्ट है। लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, तो आपको 4 यहाँ पे दे रखे हैं स्टेट। पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और फिर पंजाब। तो किस स्टेट में लिटरेसी रेट जो है ना वो लोएस्ट है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है साक्षरता दर का कि किस राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो बच्चे बिहार कह रहे हैं उनका 1 मार्क्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसकी गणना करते हैं, मतलब किसकी कैलकुलेशन की जाती है। पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट रेशो, इन्फेंट डेथ रेशो, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट, निवल उपस्थिति अनुपात यानी कि नेट अटेंडेंस रेशो, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इंग्लिश मीडियम। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहे।
ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ना, वो किसको मेज़र करता है? तो ये सारों को ही मेज़र करता है, और इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? ये कह रहा है कि जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो 2011 के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज में है। ठीक है, तो देखो आपके जो एग्ज़ाम में जो भी परसेंटेज वगैरह वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो 2011 के तो सारे आ सकते हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें लेटेस्ट भी दे रखे हैं। ठीक है, आप उनको भी ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे पास सपोर्टिव मटेरियल नहीं है, तो देखिए DOE ने सपोर्टिव मटेरियल इशू कर दिए हैं, तो आप उनको भी देख लें। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप सपोर्टिव मटेरियल लिख कर, ठीक है, पूरा लिख लेना सपोर्टिव मटेरियल, उसके बाद चैनल का नाम लिख देना, पूरा लिख लेना मटेरियल, फिर चैनल का नाम ASC स्टार्टर। ठीक है, तो ये लिख देंगे तो उसके बाद मेरी वीडियो आ जाएगी, उसके डिस्क्रिप्शन में सीधा जाना, लिंक पर क्लिक करना, आपकी वो साइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप खुद भी DOE का अगर साइट जानते हैं तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने इतने में आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर जो है, या जिन्हें पता होगा वेरी गुड, इसका आंसर है 65.46। पॉइंट के बाद इकट्ठा नहीं बोलते, 46 मत बोलिएगा, 65.46। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या नीडफुल है, क्या आवश्यक है। अगर हम नेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इनमें से क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP की फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्रीजमेंट चाहते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए? हाँ, चाहते हैं। गरीबी को कम करना, मतलब गरीबी का मतलब आपको पता है पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं। जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, आय की असमानता, मतलब जैसे कोई अमीर बहुत ज़्यादा है, कोई गरीब हो जा रहा है, तो इसकी गैप को हम कम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, गरीबी को कम करना चाहते हैं, वही आ गया, ऊपर वाली बात लिख दी। ठीक है, गरीबी को कम करना मतलब, ठीक है, तो सारे के सारे इसके आंसर हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, गरीबी को कम करना मतलब, है ना, तो इसका आंसर क्या है? D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मतलब लिटरेसी रेट किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उड़ीसा, हरियाणा, केरल या पंजाब। तो जो बच्चे केरल कह रहे हैं उनका ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही है तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। यूट्यूब में 3 डॉट होती हैं, अगर ज़्यादा लग रही है तो आप कम भी कर सकते हैं। बाकी मैं नॉर्मल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत तेज़ी से बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल में जो इन्फेंट डेथ रेशियो है वो सबसे लोएस्ट है। केरल के अंदर कह रहा है कि जो इन्फेंट डेथ रेशियो वो सबसे कम है। इसका कारण कौन सा है, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि वहाँ पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ कंडीशन है, जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइडेड हो रही है, पूरी एडिकेट है। वहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो मैक्सिमम है। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या केरल की जो गवर्नमेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, काम करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव है, पूरी तरह से स्किलफुल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट। ठीक है, सबका ठीक था। नेक्स्ट पर आ जाइए, साक्षरता दर क्या है? मतलब ये जो लिटरेसी रेशो क्या है? तो लिटरेसी मतलब होता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर। ठीक है, इनकी जनसंख्या का जो अनुपात लिया जाता है, जो इनकी पॉपुलेशन की जो रेशियो ली जाती है ना, वो होती है लिटरेसी रेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये मैं सारे नहीं पढ़ रहा। ठीक है, लिटरेसी रेट सबको पता होना चाहिए। 7 ईयर, देखो 7 साल से नीचे को तो लिया ही नहीं जाता। 7 या उससे अधिक जितने भी लोग हैं ना जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड हैं, जिनको अपनी लैंग्वेज में कोई नाम भी लिखना आता है, जो मान्य भाषा भारत की, उसे हम साक्षरता में गिन लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट है, विभिन्न देशों को विकसित और अविकसित वर्गीकृत करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है? ये कह रहा है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है, या नॉन डेवलप्ड कंट्री में कैटेगराइज कर रहे हैं। मतलब डेवलप्ड मतलब पता है ना, जहाँ पे मॉडर्न टेक्निक सारी अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे पॉवर्टी पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है,
ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन बहुत हाई होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। तो आपको इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक फैक्टर बताना है, ठीक है, जो इन दोनों को कैटेगराइज कर देता है। तो इकोनॉमिक का आंसर होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। देखो एक बात और सुन लो, प्रति व्यक्ति आय का अगर एग्जाम में पूछ ले दूसरा नाम क्या है, तो आप बता देना प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम है औसत आय। ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश में सुनो, पर कैपिटा इनकम का अगर अनदर नेम बोलेगा तो आप उसको बोल दोगे एवरेज इनकम। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। जो इंडिया है ना, उसमें जो इन्फेंट डेथ रेशियो है वो सबसे कम किस में, मतलब सबसे कम बच्चे कहाँ पर मरते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है केरल। जिन बच्चों ने केरल बोला उनको ठीक, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास जो रिपोर्ट होती है उसे कौन प्रिपेयर करता है। HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है वो है UNDP। ठीक है, 1 मार्क्स हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। देखो आपने चैप्टर में भी देखा होगा, ये पूरी टेबल बनी हुई है, उसमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं विकास के। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन एक पूछेगा पेपर में भी कि जो लोग लैंडलेस हैं और जो है ना रूरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, लैंडलेस लेबर है जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए, मतलब उन्हें सपोर्टिंग जो प्राइस है, ठीक है, जो उन्होंने ग्रो किया है, जो फील्ड में ग्रो किया है उसका प्राइस उन्हें ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, और वे अपने बच्चों को विदेश में बता सकें। ये जो लैंडलेस जो लेबर हैं वो ये चाहते हैं कि उनका सबसे विकास का लक्ष्य ये होगा कि उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन में जाके स्टडी करें, या बेहतर मजदूरी, मतलब उन्हें अच्छी जो है मजदूरी मिले, मतलब जो वेजेस हैं वो उनको अच्छे मिले। ठीक है, जो उनकी जो मजदूरी है, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बेहतर मजदूरी, क्योंकि हमें उसके पास ज़मीन तो अपनी है ही नहीं, वो तो दूसरे के यहाँ पे काम करने जा रहा है, तो वो यही चाहेगा ना उसको जो है ना वेज अच्छा मिले, वेज रेट उसका अच्छा हो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, क्या कहलाती है। ये कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पर कैपिटा इनकम जो है ना वो राइज हो जाए, इनइक्वलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए, जो पॉवर्टी है, जो इलिटरेसी है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाए, और जो डिसीज़ है वो रिड्यूस हो जाए, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है या लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाए, तो वो इनमें से क्या कहलाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, वो कहलाता है डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पर आ जाइए। उसके नेक्स्ट है कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है। मतलब जो वीमेन वर्किंग है ना वो कैसा एनवायरनमेंट चाहती हैं। फ्रीडम चाहती हैं, इक्वलिटी चाहती हैं, पावर शेयरिंग चाहती हैं, या सेफ्टी एंड जो है ना सिक्योर एनवायरनमेंट चाहती हैं। तो इसका आंसर जो है ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको राइट तो है ही ना, तभी तो बाहर जाके काम कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही चाहेंगे कि वहाँ पर उन जैसे किसी प्रकार की असुरक्षा का भावना ना हो, तो उनके लिए बेस्ट जो है वो यही है। ठीक है, हमें जब ऐसे ऑप्शन आते हैं तो सबसे बेस्ट देखना पड़ता है। बाकी ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना एग्जाम में आपके, तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देगा कि 1 ठीक है, 2 ठीक है ए में, फिर बी में 1 2 3 दोनों सी, इस तरीके के आते हैं, है ना। करे ना आपने, देखो मैंने प्री बोर्ड के भी पेपर बनाए हुए हैं। ठीक है, जो आपके हुए थे ना सॉल्व करे हुए दोनों मॉर्निंग इवनिंग के, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो कर लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जो चेक कर लेना। ठीक है, मॉर्निंग वाला, क्योंकि मॉर्निंग वाले मैंने पेपर बनाया था ना बहुत जल्दीबाजी में, उसके सारे आंसर प्रोवाइड करे थे, तो उसके आंसर जो 3 जो है मैंने गलत बता दिए थे। ठीक है, जो गलत बात बोली तो बताना चाहिए ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो आप कमेंट में मैंने उसका आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, और आप बच्चों को भी सपोर्ट रहा था। ठीक है, उन्होंने मुझे
उस उन क्वेश्चन की तरफ 3 क्वेश्चन की तरफ ध्यान भी दिलवाया था, तो उन सबका भी थैंक यू कहता हूँ मैं। देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है। ये कह रहा है कि 1000 जो चिल्ड्रन जिन्होंने अभी बर्थ लिया, अभी पैदा हुए हैं, और वो 1 ईयर से अगर छोटे हैं, लेस देन 1 ईयर है, और वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो उस रेशो को किस नेम से जाना जाता है? अब इंग्लिश में सुनिए, हिंदी में पढ़िए। इसे बर्थ रेट, दूसरा सेक्स रेशो, तीसरा डेथ रेशो, या इन्फेंट डेथ रेशो। तो इसका आंसर जो है वो है शिशु मृत्यु दर हो, क्योंकि 1000 में 1 साल से छोटे जो बच्चे मर जाते हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है, बाकी मेरी कोशिश है कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपके पेपर के लिए मैं कर पाऊँ। अब देखिए, बाकी इस पर डिपेंड मत रहना, एनसीईआरटी की आपकी बुक सबसे बेस्ट है, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर सपोर्टिंग मटेरियल भी करिए। ये कह रहे 6 से लेकर 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसकी एज के जो कुल जो बच्चे हैं, टोटल जो चिल्ड्रन हैं, और उसी उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका प्रतिशत क्या कहलाता है? मतलब 6 to 10 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं और जो 6 to 10 ईयर्स के स्कूल जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी रेशो क्या कहलाती है? तो लिटरेसी रेट कहलाती है, नेट अटेंडेंस रेशो कहलाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है नेट अटेंडेंस रेशो। ये याद रखना, 6 से लेकर 10 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उतनी उम्र के बच्चे हैं, मान लेते हैं 6 से लेकर 10 साल तक के कुल बच्चे 30 हैं, और इसमें से स्कूल जा रहे हैं केवल 28। तो ये जो रेशियो है, अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो मल्टीप्लाई 100 लिख देंगे, तो ये जो परसेंटेज है इससे हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में भी देगा तो आप बता देंगे, वैसे रेयर है, शायद ही कभी पूछे। उसके नेक्स्ट है आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों की जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है, इससे कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है, उसको विदाउट हार्म उसका डेवलपमेंट करना, ताकि प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन कैन गेट बेनिफिट्स। दैट सिचुएशन वुड बी कॉल्ड सतत पोषणीय विकास। ठीक है, इसका आंसर है, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषण विकास। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें मेन बात आपको याद रखनी है कि प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, रिसोर्स की जो है ना वो बर्बादी नहीं की जाती, उसे हार्म नहीं पहुंचाया जाता। क्लियर हो रहा है ना? अपने आप आंसर ट्राई करना है, जिसकी अगर 30 में से 2 भी आ रहे हैं ना, 5 भी आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपको आइडिया होगा कि आपको और पढ़ना है अभी। ठीक है, एनसीईआरटी में बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, 1-2 जो एक्स्ट्रा वही है बस। HDI क्या है? फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से आप फटाफट बताइए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में लिखा आएगा बच्चों आपके लिए मानव विकास सूचकांक। ठीक है, HDI की जो फुल फॉर्म है वह क्या है? मानव विकास सूचकांक। उसके बाद नेक्स्ट है UNDP की फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी पहले भी डिस्कस की थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका आंसर है A। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है डैश वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषक होने की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो जो वयस्क है, वयस्क मतलब होता है एडल्ट, बच्चों की बात नहीं है, एडल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे बच्चों को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एडल्ट हम देख सकते हैं कि अगर वो अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है, या वो माल न्यूट्रिशन है, तो अगर हमें उसकी जांच करनी है, उसको हमें पता लगाना है, तो अगर किसी का 18.5 से लेस है तो उससे हम बोलेंगे माल न्यूट्रिशन को फेस कर रहा है।
25 से ऊपर है तो वो ओबेसिटी को फेस कर रहा है, मोटापे को फेस कर रहा है ना। तो आपको बताना है कि हम किससे पता लगाते हैं इनमें से कि वो मोटा है या बहुत ज़्यादा कुपोषण का शिकार है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर 18.5 से नीचे आता है ना, देखो इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप ये मत सोचना कि ये आपको पढ़ के इसके आंसर देने हैं, आप ये सारे इसके आसपास की चीज़ें कर लेना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं बना सकते ना, ठीक है। इसलिए आपको तभी तो कह रहा हूँ सेल्फ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र आपकी सक्सेस का सेल्फ। गाइडेंस तो आप ले सकते हैं लेकिन सेल्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। BMI इसका आंसर है, फुल फॉर्म इसकी बॉडी मास इंडेक्स है। अभी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आगे देखिए। क्लियर हो गया ना सभी को? तो ये रहा BMI की फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसे हिंदी मीडियम वाले अपने आप सर्च कर लेना, ठीक है, इसका क्या मीनिंग बनता है, ओके। तो उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जीवन प्रत्याशा क्या है। जन्म के समय व्यक्ति की औसत स्वाभाविक आयु, मतलब जो वो पैदा हुआ है, ठीक है, उस समय उसकी एवरेज जो है ना, एवरेज, ठीक है, एवरेज जो है उसकी एज कितनी होगी, मतलब पैदा हो तो कितने साल तक वो पैदा रहेगा, मतलब कितने साल जिंदा रहेगा, सॉरी, ठीक है। मृत्यु के समय औसत संभावित, मतलब जो डेथ के समय, और जन्म के समय बच्चे की संभावित आयु। तो आपको बताना जीवन प्रत्याशा का इसमें से क्या अर्थ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है ना वो ये वाला है, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में एक बार आप जो है सर्च करके थोड़ा सा और पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि पर्सन को लिया जाता है, ठीक है, बच्चे को नहीं लिया जाता, दोनों सेम बात लिखे ना। तो आपको थोड़ा बारीकी से भी स्टडी करनी है और डेथ करनी। मैं आपको बता चुका हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई अगर पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति बनेगा तो वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है, एवरेज। और ये औसत लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है। पता है कैसे निकाला जाता है? जैसे एक कंट्री के अंदर सभी का जैसे 1 साल का लिया, 2 साल का लिया, तो सभी लोग जब मर गए, जब तो कौन कितनी कितनी उम्र मरा, तो उन सबको जोड़ के जितने पीपल हैं उन सबसे उन यहाँ सबकी उम्र को जोड़ना है ऊपर, और नीचे जो जितने जने हैं नीचे आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो उससे एवरेज निकलता है, क्योंकि औसत है। और औसत का मतलब ये मत समझना कि सभी लोग, जैसे इंडिया का इस समय जैसे 68 के आसपास है कि 68 जिएगा, तो ये मत समझना साल 68 जिएगा, हो सकता है कोई 95 जी जाए, ठीक है। इस तरीके से कम बोलना मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का ए। उसके बाद नेक्स्ट है 26, ये कह रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। वस्तुओं का वितरण समाज के गरीब वर्गों को न्यायोचित ढंग से करना, उचित मूल्य पर सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उपरोक्त सभी। देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, ये कह रहा है कि इसमें जो गुड्स होते हैं, मतलब जो सामान होता है, थिंग्स होती हैं, वो सोसाइटी के अंदर जो पुअर पीपल हैं उनको जो है सही से डिवाइड किया जाए, ठीक है। उनके साथ जो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ जस्टिस हो, इसलिए या इसलिए कि फेयर प्राइस शॉप को ओपन करना गवर्नमेंट की, ताकि जो पुअर पीपल है उनको बहुत लोएस्ट प्राइस पर जो है ना राशन मिल सके, मतलब व्हीट मिल सके, इस तरीके से। और नेक्स्ट है इसमें कि जो कंज्यूमर है उसकी जो भी हित है, बेनिफिट है ना, तो जो कंज्यूमर है उसके बेनिफिट को हम कैसे सेव रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके नेक्स्ट है वह संसाधन जो वर्षों के प्रयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते, जैसे जल, सूर्य, तो उन्हें क्या कहा जाता है। दो रिसोर्सेज वी डजेंट डिके और एक्सटिंग्विश्ड और कोल्ड, ठीक है, जो रीयूज़ किए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है, आपको दे ही रखा है वाटर, एंड यहाँ पर जो सन दे रखा है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये बार बार रीयूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। उसके नेक्स्ट है खनिज तेल कैसा संसाधन है, ठीक है। तो जो यहाँ पर मिनरल ऑयल है ना, वो कैसा संसाधन है, मिनरल ऑयल। पोटेंशियल, प्राइवेट, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। तो ये एक बार यूज़ होने के बाद एक्सटिंग्विश्ड हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के कुल योगफल को क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि अगर हम किसी कंट्री में बात करें, ठीक है, और उसमें एक कोई डेफिनेट हम ईयर को ले लें,
तो उसमें जितने भी प्रोड्यूस्ड हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मनी है, उन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसी कंट्री के, तो उसको हम अगर ऐड कर देते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल इनकम, एवरेज इनकम, या नन ऑफ द अबव, तो उससे हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी ये याद रखना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इसका भी हम बोल सकते हैं एग्जाम में। आपको ये भी बोल सकता है कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबकी वैल्यू, उनकी मनी को ऐड कर देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है 30, ये कह रहे नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो क्या चीज़ निकलती है? मैंने ऊपर बताया था पहले। ठीक है, तो इसका ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम और इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर आता है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज इनकम। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई, उम्मीद करता हूँ